हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों दोस्तों, जैसा कि यूपीएससी मेंस में एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो या तो नैया डुबो देता है और नहीं तो कहीं पर कोई कमी रहती है तो क्षतिपूर्ति के रूप में ये नैया को पार भी लगा देता है। यानी एथिक्स में यह बात कही जाती है कि आप यदि इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी नैया डूब सकती है। और एथिक्स पेपर की जो प्रवृत्ति है या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पिछले कुछ सालों से और विशेषकर जो ये वाला जो वर्ष है 2025 का, इसमें वही बातें सामने आ रही हैं। क्या आप सोच पाने में सक्षम हो? क्या आपके अंदर सोचने की क्षमता है? कोई यदि एक स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट, महावीर महावीर जैन का स्टेटमेंट यदि आपके सामने दिया जाता है तो क्या आप सोच सकते हो? यानी एट रैंडम आपके पास सोचने की कितनी क्षमताएं हैं? आपने पहले क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो अपनी जगह है, लेकिन जैसा कि मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि यूपीएससी का जो पेपर है, इट इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका जितना ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं आप कम आते हुए भी अच्छा पेपर सॉल्व कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस यदि आपका कम होगा तो ज़्यादा आते हुए भी पेपर को आप बिखेर सकते हो। यानी घूम फिर के जो पेपर को समेटने की कहानी है वो आपके कॉन्फिडेंस से आएगी। हालांकि जो बेसिक है, मूलभूत जो टर्म है एथिक्स की, वो तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, उतना तो कवर करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग पेपर देने जाते हैं, तब की मैं आपको स्थिति बता रहा हूं कि आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो आप बहुत सारी तैयारी करके आए होंगे, उससे लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से है आपका रिएक्शन कैसा है इन स्टेटमेंटों के प्रति, इन क्वेश्चनों के प्रति। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो केस स्टडी जो कि 20 नंबर की इस एग्जाम में आई हुई है, और उससे पहले जो क्वेश्चन है, तो 250 मार्क्स का ये आपका पेपर है। तो मैं कोशिश करता हूं कि शुरुआत जो है वो केस स्टडी से की जाए या फिर क्वेश्चन से। तो मुझे लगता है कि पहले केस स्टडी से शुरुआत की जाए। पहले एक केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए शुरुआत केस स्टडी से ही करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि लगभग जो है हमारा आधा पार्ट कंप्लीट हो जाए या फिर आधे से ज्यादा पार्ट कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है 250 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, और शब्द सीमा को ध्यान में रखिए, ये विशेष रूप से बातें कही गई हैं। यदि इस पर हमको ध्यान नहीं दिया, हमें लगता है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ध्यान में देना पड़ेगा चीजों को। आगे बढ़ते हैं। ये एक केस स्टडी है, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। तो विजय पिछले 2 वर्षों से देश के पहाड़ी उत्तरी राज्यों के सुदूर जिले के, मान लेते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड हो सकता है, जम्मू कश्मीर हो सकता है, हिमाचल हो सकता है, या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर यानी डीएम, कलेक्टर, अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश तबाही हुई। इसके बाद उक्त जिले के ऊपरी इलाकों में बादल फट गए। जैसा कि हम लोग उत्तराखंड में कई बार ये घटनाएं देखने को मिलती हैं हमें। पूरे राज्य में विशेषकर प्रभावित जिले में बहुत भारी क्षति हुई। पूरा सड़क नेटवर्क
और दूर संचार बाधित हो गया, इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गई, लोगों के घर नष्ट हो गए और खुले में रहने को मजबूर हुए। 200 से अधिक लोग मारे गए, लगभग 5000 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए। विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन सक्रिय हो गया और बचाव तथा राहत अभियान शुरू हो गया। बेघर और घायल लोगों को आश्रय एवं चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्थायी आश्रय शिविर तथा अस्पताल स्थापित किए गए। दूर दराज के इलाकों से बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाएं भी प्रारंभ कर दी। विजय को अपने गृह नगर केरल, विजय कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। उनको एक संदेश मिला कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार है। 2 दिन के बाद विजय को दुर्भाग्यवश समय सूचना मिली, संदेश मिला कि उनकी मां की मृत्यु हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। और विजय की एक बड़ी बहन के अलावा उनके कोई करीबी रिश्तेदार नहीं थे। ले दे के उनकी एक बड़ी बहन थी और वो बड़ी बहन भी अमेरिका की नागरिक थी, लीजिए। और कई वर्षों से वो जो है वहीं रह रही थी, अमेरिका में रह रही थी। इस बीच 5 दिनों के अंतराल के बाद फिर से भारी बारिश के कारण जिले की स्थिति और खराब हो गई। वहीं उनके मोबाइल पर अपने गृह नगर से मां का अंतिम संस्कार करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचने के लगातार संदेश आ रहे हैं। क्या कह रहा है इस जो है केस स्टडी में? एक तरफ पारिवारिक कर्तव्य निभाया जाए या फिर अपने अधिकार, फर्ज, या जैसे हम कह सकते हैं कि अपने जो कानूनी अधिकार हैं, अपने उत्तरदायित्व हैं, उनको निभाया जाए। यानी एक तरफ जो पारिवारिक मां के कर्तव्यों को निभाया जाए या फिर जो अपनी नौकरी से जुड़े हुए जिम्मेदारी वाले कर्तव्य हैं उनको निभाया जाए। एक तरफ कर्तव्य बोध है, राष्ट्र की सेवा है, तो दूसरी तरफ मां के एहसान और मां से कहीं ना कहीं जो एक संबंध होता है उनको निभाने की मजबूरी है। एक तरफ तो कहीं ना कहीं संबंधों की प्रगाढ़ता की बात है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कर्तव्य बोध है। दूसरी तरफ जो है एक अधिकारी के रूप में आपने जो शपथ ली है, देश की सेवा पहला लक्ष्य है। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि यह है नैतिक दुविधा। यानी संबंध परिवार बड़ा है या देश बड़ा है, पारिवारिक कर्तव्य बड़े हैं या देश के कर्तव्य, राष्ट्र के कर्तव्य, नौकरी या हमारा जो फर्ज है, जो हमारा सेवा के प्रति कर्तव्य है, वो पहला है। इसी को ही नैतिक दुविधा कहते हैं। और निश्चित रूप से मां तो मां होती है, किसी के भी जीवन में मां से महत्वपूर्ण कौन हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब विजय इस दुविधा में है कि वो एक तरफ मां के फर्ज को पूरा करे या नौकरी के फर्ज को पूरा करे। इसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं, जब डायलेमा का स्थिति में, द्वंद्व की स्थिति में मनुष्य जो है वो सोचने का प्रयास करता है। तो देखते हैं क्या बात कही गई है। 250 शब्दों में लिखना है हमें, विजय के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो विजय के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं? ये जो विजय है, विजय के पास कौन कौन से विकल्प? तो पहला विकल्प तो विजय के पास ये हो सकता है कि वह अपने जो अधीनस्थ हैं, अपने अधीनस्थों को जिम्मेदारी सौंपकर केरल चला जाए और मां का अंतिम संस्कार कर दे। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि बहन को अमेरिका से बुला ले, बहन जो उनकी अमेरिका से, बहन को अमेरिका से बुला ले। तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि कुछ दिनों की वो छुट्टी ले ले, अवकाश ले ले। चौथा विकल्प हो सकता है कि विजय अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करे और कहे कि मुझे तत्काल जाना है, मां का अंतिम संस्कार करना है, और एक मां का अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत वापस लौट आए।
यानी अपने वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ जो अधिकारी है उनसे बातचीत करके समाधान निकाले, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके समाधान निकाले। तो ये कुछ विकल्प बन सकते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि विजय द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो पहला है कि अपने अधीनस्थों को जिम्मेदारी सौंपकर वो केरल चला जाए। केरल चला जाए तो नीति शास्त्र में देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, कर्तव्य प्रथम कहा जाता है, उसके बाद परिवार आता है। तो इसकी आलोचना करोगे कि भाई जब आपने शपथ ली थी आईएएस के रूप में, तब आपने देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा करने की कसम खाई थी, और राष्ट्र सेवा, देश सेवा ही पहली सेवा थी। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूं, सचिन तेंदुलकर की जब माताजी का देहांत हुआ था, उस समय 2003 या 4 की बात है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था। तो सचिन तेंदुलकर की माताजी थी या शायद पिताजी का शायद देहांत हुआ था। तो उस समय क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, लेकिन सचिन तेंदुलकर की आंख में एक भी आंसू नहीं दिखाई दिया और वो क्रिकेट खेलते रहे। वो चाहते तो मैच को छोड़कर भारत आ सकते थे और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल कोर्ट का केस लड़ रहे थे। अचानक खबर मिलती है कि उनके कोई सगे संबंधी की दुखद निधन हो जाता है। तो उन्होंने जज के सामने पूरा कोर्ट केस खत्म किया, जो बहस चल रही थी। उसके बाद फिर उनकी आंखों में आंसू आए। यानी जो राष्ट्र सेवा है, भगत सिंह को परिवार वालों ने बहुत रोका। भगत सिंह के साथ एक अच्छे परिवार से थे और उनके परिवार के जो पारिवारिक संबंध थे, उन संबंधों में माता से लेकर तमाम लोग थे। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की ओर ध्यान दिया कि भाई आपको इस मार्ग पे नहीं जाना है और अपने वंश खानदान को आगे बढ़ाते हुए काम करना, लेकिन उनका नहीं, मेरा अभी कर्तव्य है देश सेवा, राष्ट्र की सेवा। तीसरी बात कि यहां पर आलोचना में आप कहोगे कि राष्ट्र की जो सेवा है, जो हमारा एक लोक सेवक के रूप में जो कर्तव्य है, उसको हम पहले निभाएंगे, क्योंकि यहां पर 5,000 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। यानी एक व्यक्ति को बचाने, एक व्यक्ति और 5,000 लोग, यानी एक तरफ जो है कई सारे लोगों की जान बचानी है और एक तरफ हमारी माता है। तो इतने लोगों की शायद जान बचे तो शायद उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो ये जो है आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। दूसरा, बहन। अब बहन जो है वो किस परिस्थिति में क्या है, बहन आ सकती है अमेरिका से। हालांकि आजकल तो ऐसी व्यवस्था है कि अमेरिका से जो फ्लाइट है वो कहीं ना कहीं एक दिन में आप आ सकते हो, लेकिन उन परिस्थितियों में भी क्या बहन आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, ये सारी परिस्थिति का हम इसमें उल्लेख करेंगे। तीसरा, अवकाश। अवकाश की भी हम आलोचना करेंगे। यानी अवकाश लेना भी जो है कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बोध है एक लोक सेवक के रूप में, ये कहीं ना कहीं खंडित होगा। जो हमारा फर्ज है, जिस बात की हमने शपथ ली है, लोक सेवा। यहाँ कईयों लोग मर गए हैं, कई लोग घायल हैं, कईयों लोग बर्फ या जो है जिसे कह सकते हैं कि ध्वंसावशेषों पर दबे हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि जितने हो सकते हैं उतने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए। आलोचनाओं में आपका मूल्यांकन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विजय के लिए कौन सा विकल्प अपनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प विजय के लिए कौन सा होगा कि वह पहले उन लोगों को बचाए जो बड़ी संख्या में मर रहे हैं या असुरक्षित रूप से फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति की जान
और 1000 व्यक्ति की जान में जमीन आसमान का अंतर होता है। माता के संबंधों को कोई कम ज्यादा करके नहीं आंक सकता, लेकिन यहां बात देश के सेवा की, नौकरी के प्रति कर्तव्य की, एक लोक सेवक के होने के नाते ली गई शपथ की और राष्ट्र सेवा की है। तो विजय को क्या करना पड़ेगा? विजय को ये सच्ची श्रद्धांजलि अपनी माताजी को देनी है कि वह कई सारे लोगों की उसने जान बचाई, और इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती है। ये जो है आपको तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो इस प्रकार ये केस स्टडी यहाँ पर समाप्त होती है, और मुझे लगता है बड़े अच्छी तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान, दूसरी केस स्टडी जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक केस स्टडी और देखते हैं, दो केस स्टडी को हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। ये जो केस स्टडी है कि भारतीय संविधान में निहित रोटी कपड़ा, भारतीय संविधान में निहित डीपीएसपी सिद्धांतों के अनुसार रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। डीपीएसपी में कहा गया है, आर्टिकल 38 में कहा गया है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी। आर्टिकल 39 में कहा गया है संपत्ति का समान बंटवारा होगा। आर्टिकल 39 बी में कहा गया है, ए में कहा गया संपत्ति का समान बंटवारा, बी में कहा गया संपत्ति का केंद्रण एक स्थान पर नहीं होना चाहिए, सी में कहा गया है कि बी में कहा गया, आर्टिकल 39 ए में कहा गया है कि पुरुष और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध किए जाएंगे। तो देखिए रोटी कपड़ा मकान आ गया ना, आर्टिकल 39 ए में यह बात कही गई है। बी में कहा गया है संपत्ति का केंद्रण एक स्थान पे नहीं। सी में कहा गया है बी में कहा गया है संपत्ति का समान बंटवारा, सी में कहा गया संपत्ति का केंद्रण एक स्थान पे नहीं होगा, और डी में कहा गया है समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। दैट्स ऑल। आर्टिकल 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। तो वही तो बात कही जा रही है 41 में, जो बात कही जा रही है 39 बी, सी और ए में जो बात कही जा रही है ए, बी, सी। इसी प्रकार 42 प्रसूति सहायता, 43 कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, 44 समान कानूनी संहिता, 44 हटा दिया, 46 SC ST OBC को उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाए। तो देखिए भारतीय संविधान के डीपीएसपी सिद्धांतों के अनुसार रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने समाज के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित करने हेतु वन भूमि के एक हिस्से की जो है जिला प्रशासन के द्वारा, इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास विकसित करने हेतु वन भूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा। ठीक है। हालांकि प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, यानी वो जो जिस भूमि पर बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाना है, वो भूमि जो है एक प्रकार से इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से वो संवेदनशील है। वहां पे वैसे ही वनों का विनाश किया जा रहा है, काफी सारे वन कम हो चुके हैं, और वैसे भी वहां पर्यावरण संकट जो है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी है। तो ऐसी स्थिति में और वहां पर यदि जंगल साफ किए जाएंगे तो पर्यावरण का संकट और बढ़ सकता है। क्या कहा जा रहा है कि हालांकि प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है, सदियों पुराने पेड़, औषधीय पौधे, महत्वपूर्ण जैव विविधता से भरपूर है। इसके अलावा ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करते हैं। निश्चित रूप से वन होंगे तो आर्द्रता होगी तो वर्षा की मात्रा बनी रहेगी। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा। वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, भूमि मृदा अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा खाना बदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं। वन पारिस्थितिकी और सामाजिक लागतों के बावजूद प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानव अधिकारों का एक महत्वपूर्ण कल्याणपरक
प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है। इसके अलावा इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा। पुनः जंगली जानवर के खतरे और बार बार होने वाले मानव वन्य जीव संघर्ष, आ गया एक मुद्दा फिर से, मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण ये वन क्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं। अंत में वन क्षेत्रों को साफ करने से इस इलाके में कथित तौर पर छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। बहुत बढ़िया। यानी इस इलाके में कथित तौर पे छिपने वाले स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। इन वन क्षेत्रों को साफ करने से, यानी वन क्षेत्रों को यदि साफ करने से असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगेगा तो इसका मतलब क्या है, वन क्षेत्र साफ कर देना चाहिए, जंगल को काट देना चाहिए। ये देखिए कैसी बात कही जा रही है। अब देखते हैं इसका आकलन करेंगे। ठीक है, अंत में वन क्षेत्रों को साफ करने से इस इलाके में कथित तौर पर छिपने के स्थान के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा। अब इसके क्या आंसर हो सकते हैं? देखिए यहां पर भी फिर नैतिक दुविधा आ गई। यहां पर फिर नैतिक दुविधा आ गई है, और नैतिक दुविधा में एक तरफ तो पर्यावरण है और दूसरी तरफ है मानव विकास, सतत विकास, मानव का विकास। अब बताइए आप इसमें से किसे चुनोगे? यानी एक तरफ आपको पर्यावरण चुनना है या दूसरी तरफ मनुष्य के विकास का सुनना है। अब यहीं पर एक मुद्दा और आ जाएगा, धारणीय विकास। धारणीय विकास, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वनों की कटाई को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। हमें अपना ऐसा विकास नहीं करना है जो धारणीय ना हो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना हो। भले ही बेघरों को मकान देने के दूसरे विकल्प तलाशे जाएं। ये भी तो हो सकता है कि उनको कहीं और जगह मकान उपलब्ध कराए जाएं, और ये भी हो सकता है कि जो थोड़े बहुत जंगल काटे जाएं उसके 3 गुना ज्यादा जंगल लगाए जाएं। लेकिन इसका कभी भी समर्थन नहीं करना है कि वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता, बिल्कुल नहीं। ये हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। तो इसको आपको क्या करना है, वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित नहीं ठहराना है। वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, विकास इस तर्ज पर नहीं चाहिए। हमें धारणीय विकास चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, और हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो पूरी तरीके से आगे जाके विनाश की ओर चला जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही कि मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को मानव विकास के साथ अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, नैतिक चुनौतियां क्या हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने के लिए सामाजिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियां, कि भाई एक तरफ मानव विकास को देखा जाए या फिर पर्यावरण को देखा जाए। और निश्चित रूप से आज यदि हम जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखें तो वो संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर आतंकवादी इत्यादि जाके छुप जाते हैं। इसलिए जंगल काटना जो है वो बड़ा अच्छा और हमें एक सरल तरीका लगता है। लेकिन क्या कि इसी बात पर कि आतंकवादी वहां पे छुपे रहते हैं तो हम जंगलों को साफ कर देंगे? नहीं, हमें कोई ना कोई विकल्प निकालना पड़ेगा। और यहीं पर जो बात की जा रही सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियां हैं कि हम एक तरफ पर्यावरण की सुरक्षा को देखें या घुसपैठ को देखें, एक तरफ हम सामाजिक आर्थिक विकास देखें, क्योंकि वहां के लोग जो है यदि हम उनको शिक्षित नहीं करेंगे, उनको समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तो वो गलत दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं, वो आतंकवाद की ओर आगे बढ़ सकते हैं, वो नक्सलवाद की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तरफ क्या हम पर्यावरण की जो है की देखभाल करें, पर्यावरण की चिंता करें, या फिर मानव विकास को देखें? और
क्या हम इस तर्ज पर जंगलों को साफ कर सकते हैं? क्या ये नैतिक जो है रूप से सही है कि हम मानव के विकास को देखते हुए जंगलों को साफ कर दें? पर्यावरण जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और जैसा कि इसी में अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि मनुष्य और जानवरों का जो संघर्ष है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे अब इसमें यह भी एक मुद्दा ला सकते हैं, थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो कुत्ते हैं वो जो है संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोगों को काटते जा रहे हैं। अब इन कुत्तों पे नियंत्रण लगाया जाए, विशेषकर दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार के ऊपर फटकार लगाई गई। और हमने केरल में ये पढ़ा कि वहां पर एक जो भेड़िया या एक जो क्या कहते हैं जैकल भेड़िया जैसा जो है वहां पर जो जीव पाया जाता है, वो जो है मानव बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो गया है क्योंकि जंगलों को साफ किया जा रहा है। तो मानव और यहाँ पर फिर नैतिक दुविधा, फिर जो है एक प्रकार से नैतिक मुद्दा आ गया कि मानव और जीव जंतुओं के संरक्षण में किसे आप प्रमुखता दोगे, और मानव और जीव जंतुओं के बीच में जो लगातार बढ़ता जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको आप कैसे दूर करोगे। तो इन सारे ये जो है इन नैतिक मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते हो। बहुत ये जो है हमारे जैसे कह सकते हैं इथिक्स के जाने माने मुद्दे हैं और बड़ी आसानी से इनको लिखा जा सकता है। अगला है पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से ठोस विकल्प नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प यह है कि यदि हमें बहुत जरूरी ही है वहां पर जो है गरीबों के लिए, अनाथों के लिए मकान बनाने हैं, तो हम थोड़े से पेड़ काटें और जितने पेड़ काटे उसके 4 गुना या 10 गुना जो है ज्यादा पेड़ लगाएं। फिर हम इनको कहीं और विस्थापित करने का प्रयास करें, लेकिन जंगल, पर्यावरण, इन सब की सुरक्षा का हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और ये जो है ये जो मुद्दा है इस पे जो मैंने अभी आपको पहला बिंदु बताया कि एक विकल्प तो ये हो सकता है कि हमें जो है किस पर ध्यान देना चाहिए कि यदि हम विस्थापित कर सके तो बहुत अच्छा है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, यदि हम कुछ पेड़ काटें उसके 10 गुना पेड़ ज्यादा लगा दें तो जो है हमारा संतुलन बना रहेगा। दूसरा विकल्प ये हो सकता है। और पर्यावरण अखंडता, मानवीय गरिमा, इन दोनों को जीव जंतुओं और उनको लिए ऐसा संरक्षण क्षेत्र बना दें ताकि मनुष्य जो है उनका संघर्ष जानवरों के साथ ना हो, यानी इन्हें किसी प्रकार से क्षेत्र जो है इस प्रकार का क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि जीव जंतु जानवर जो है संरक्षण है। तो कुछ इस प्रकार की जो है इसमें हम महत्वपूर्ण बातों को लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये केस स्टडी थी। आगे देखते हैं कुछ और केस स्टडी के बारे में। तो चलिए एक और केस स्टडी के बारे में चर्चा करते हैं कि सुभाष राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग के सचिव थे। बहुत बढ़िया। वो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो अपनी योग्यता, निष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया। उन्हें लोक निर्माण विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभारी मंत्री का भरोसा और विश्वास है। अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा वह राज्य में नीति निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। यह भी बहुत अच्छी बात है। और पीडब्ल्यूडी विभाग बहुत ही मलाईदार विभाग माना जाता है और मंत्री का कॉन्फिडेंस भी उनके ऊपर है। इसके अलावा वह योजना, डिजाइन और निर्माण आदि से संबंधित तकनीकी प्रशासनिक पहलुओं की देखरेख कहते हैं, यानी पॉलिसी भी बनाते हैं और उनसे संबंधित अन्य जो प्रशासनिक तकनीकी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी भी देखरेख करते हैं, यानी सुपरविजन कहते हैं, करते हैं वो। और फिर उसके बाद कहा है कि सुभाष जो है वो सुभाष के मंत्री राज्य में देखिए क्या कहा जा रहा है कि सुभाष के जो मंत्री हैं वो राज्य के एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं और उनके कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क नेटवर्क में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। वह निकट भविष्य में महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए जा रहे हैं, यानी एक बढ़िया टेंडर आगे निकलने वाला है और बढ़िया जो है वो एक सड़क निर्माण परियोजना की शुरुआत होने वाली है। सुभाष मंत्री के साथ नियमित संपर्क में है और सड़क निर्माण परियोजना के विभिन्न तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं। मंत्री द्वारा परियोजना की औपचारिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले, यानी अब टेंडर निकालना बाकी है, और टेंडर जहां निकलने की बात आती है तो सबसे ज्यादा, यानी ये मलाईदार जो कार्यक्रम है इसमें सबसे ज्यादा भेंट किसको चढ़ती है
मंत्री महोदय के चरणों में सबसे ज्यादा श्रद्धांजलि नोटों की गड्डियों की चढ़ती है। फिर उसके बाद अधिकारियों इत्यादियों का नंबर आता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि मंत्री द्वारा परियोजनाओं की औपचारिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले उनके द्वारा मंत्री के समक्ष नियमित बैठकें, चर्चाएं और प्रस्तुतियां की जाती हैं। यानी बहुत सारी बातों को रखा जाता है। टेंडर ऐसा होगा, इसका ये कार्यक्रम होगा, इसमें जो है कैसे जो है पूरी तरीके से जो है इसे हम एक कौन से बजट के माध्यम से ये जो टेंडर है इसको इस योजना को हम लोग समाप्त करेंगे। इसमें डीआरपी होती है तो डीपीआर होता है, डीपीआर के माध्यम से पूरी चीजें सामने रखी जाती हैं। सुभाष का इकलौता बेटा है, तो सुभाष का इकलौता बेटा है विकास, वो रियल एस्टेट में बिजनेसमैन है। देखिए अब आ ही गई बात सामने कि सुभाष जो कि एक सेक्रेटरी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, मंत्री का आशीर्वाद है, मंत्री की कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी हुई है। और सुभाष का जो बेटा है वो रियल एस्टेट में बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं कि कॉलोनाइजर होगा, कॉलोनी काट रहा होगा, या फिर कोई भी जो है वो अच्छा खासा काम कर रहा होगा। कंस्ट्रक्शन की हो सकता है फील्ड में हो, या फिर जो है वो बड़े बड़े ठेके ले रहा हो। तो सुभाष का जो बेटा है इकलौता, वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मंत्रियों के बेटे या अधिकारियों के बेटे जो है वो उस फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पारदर्शिता भी बहुत जरूरी है। ठीक है। उनके बेटों को अपने सूत्रों से पता लगता है कि एक मेगा रोड परियोजना अंतिम चरण पर है और इस संबंध में किसी भी समय घोषणा होने की उम्मीद है। वह अपने पिता से आगामी प्रोजेक्ट का सटीक स्थान जानने के लिए बहुत उत्सुक है। पिताजी से वह यह जानना चाहता है कि ये स्थान कहां पर है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, क्योंकि उस जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो हो सकता है वहां के आसपास की वो जमीन खरीद ले सुभाष का बेटा, और वहां पे वो कॉलोनियां काट दें और लाखों करोड़ों जो है वो कहीं ना कहीं वहां की जो मलाई है वो अपनी जेब के अंदर कहीं ना कहीं कर ले। तो इस संबंध में किसी भी समय घोषणा होने की उम्मीद है। वह अपने पिता से आगामी प्रोजेक्ट का सटीक स्थान जानने के लिए बहुत उत्सुक है। उसे पता है कि आसपास की जमीन की कीमतों में भारी उछाल आएगा। कितनी बढ़िया बात, पहले से ही पता था। यानी इसका जो बेटा है सुभाष का, वो कोई बड़ा बिल्डर है, वो कॉलोनाइजर है, और वो चाहता है कि ये जो सड़क निकाली जा रही है, इस सड़क के पास की जमीनें मैं खरीद लूंगा तो रातों रात जो है प्लॉटिंग हो जाएगी और रातों रात में माला माल बन जाऊंगा। और यही होता है। कोई भी जो मंत्री मिनिस्टर वगैरह कहीं भी कोई प्रोजेक्ट, कोई भी योजना आती है और कहीं भी मान लीजिए कोई सड़क हाईवे निकलता है, तो उसकी सूचना उनके खास लोगों को पहले से पता लग जाती है और अचानक जमीन रातों रात उछाला जाता है। तो यही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि वर्तमान प्रासंगिक संदर्भ के अनुसार ये जो है केस स्टडी हमारे सामने लेके आए। यानी आज ये चीजें हम जनरली जो है वर्तमान में न्यूज़पेपर या अपने आसपास की जो है जीवन में देखते रहते हैं। यानी ये प्रकार से कहा जा सके हमारे समाज से जुड़ी हुई घटना है ये। ठीक है। भारी उछाल आएगा और बस पिताजी से बस यही इच्छा है सुभाष के बेटे की कि पिताजी बस आप ये बता दो वो परियोजना, वो रोड कहाँ से निकाली जा रही है, ताकि उसके आसपास की जमीनें मैं खरीद लूं और रातों रात जो है माला माल बना जा सकता है। इस स्तर पे सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदने से भरपूर लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जमीन का जो व्यापार है, जो प्लॉटिंग का धंधा है, आप सब लोग जानते हैं कि 2008-9 के बाद जो बूम आया, इसमें कितने सारे लोग करोड़पति, अरबपति, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो ये सब काम कर रही हैं। अब तो रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। वह प्रस्तावित परियोजना का स्थान दिखाने के लिए दिन रात अपने पिताजी से विनती कर रहा है और उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को सीधे संभालेगा, क्योंकि कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। और वो ये भी कह रहा है, पिताजी चिंता मत करो डैडी, नो टेंशन, मैं सारी व्यवस्थाओं को संभाल लूंगा, बस आप मुझे जगह बता दो कहाँ से वो रोड निकल रही है। इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में जमीन खरीदता रहता है और बेटे की लगातार मिन्नतों के कारण वह दबाव महसूस कर रहे हैं पिताजी कि क्या किया जाए, बताया जाए प्रोजेक्ट के बारे में बेटे को कि या नहीं बताया जाए। फिर कहा जा रहा है इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा जो है
उपयुक्त परियोजना लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा उपयुक्त परियोजना लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा उपयुक्त परियोजना में लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा उपयुक्त परियोजना में अतिरिक्त अनुचित रुचि से संबंधित है। अब मंत्री साहब की भी कहीं ना कहीं इस पर लार जो है वो टपकने लगी कि क्यों ना जो है इस परियोजना से लाभ ले लिया जाए। तो इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू में लोक निर्माण विभाग के मंत्री के द्वारा उपयुक्त परियोजना में एक अतिरिक्त अनुचित रुचि जो है वो भी उनके संबंध इससे उनका संबंध है। उनके भतीजे की बड़ी आधारभूत संरचना वाली बताइए, अब उनके भतीजे की भी एक बड़ी कंसल्टेंसी है, एक बड़ा जो है फर्म निकल आती है और उनकी एक कंपनी है। दरअसल मंत्री ने अपने भतीजे का उस अधिकारी से परिचय भी करा दिया कि देखिए ये जो है हमारे भतीजे हैं और ये पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं, आप दोनों मिल लो, बैठ लो, चाय पी लो और जितनी चम्मच चीनी डालनी है वो चाय में आप डाल सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यानी एक फिल्म आई थी कादर खान की, उसमें भ्रष्टाचार का तरीका था कि कितनी चम्मच आप शक्कर लोगे और चम्मच और शक्कर से ये तय हो जाता था कि कितना जो है वो भ्रष्टाचार के रूप में धन लिया जाएगा। और उन्हें आगामी प्रोजेक्ट में भतीजे के व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखने का संकेत दिया है। अब ये भी कहा है कि भाई ये मेरा भतीजा है और इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना अधिकारी महोदय। इतना ही इशारा काफी होता है मंत्री का एक अधिकारी के लिए, क्योंकि अधिकारी को यदि अपने पद पर रहना है तो वो मंत्री के सामने सिवाय जो है जी हजूरी के अलावा वो बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो अपने स्वाभिमान के साथ जो है चीजों को आगे बढ़ा सके। अदरवाइज मंत्री उस मलाईदार पोस्ट से उस अधिकारी को हटाकर दूसरे व्यक्ति को बिठा देगा। और यही जो है कहीं ना कहीं जो संबंध था मंत्री और सचिव के बीच में, ये पहली बार 1950 के दशक के बाद 1960 के दशक में आता है, जब हनुमंतैया यानी फर्स्ट एआरसी के पहले जो है मंत्री और सचिव के संबंध में जब मामला कोर्ट में गया तो कहा गया कि जो मंत्री है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए पहले मंत्री की सुनी जाएगी फिर जो है प्रशासनिक अधिकारी की। यानी ये भी एक बहुत पुराना मामला था फर्स्ट एआरसी के पहले, तो जिसमें एक सचिव थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और ठीक इसी प्रकार रेलवे दुर्घटना हुई थी लाल बहादुर शास्त्री के समय में, वहां पर भी एक सचिव के साथ ये विवाद जो है वो सामने आया था, वो भी एक घटना इसके साथ जुड़ी हुई है। तो भतीजे के व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखने का संकेत दिया है मंत्री ने, इशारा कर दिया है कि भैया ये मेरा भतीजा है और आपको इसको भी कहीं ना कहीं कृपा बना के रखो। अब मंत्री ने इस मामले में तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि मेगा रोड परियोजना की शीघ्र घोषणा और कार्यान्वयन अपनी पार्टी के सार्वजनिक जीवन की स्थिति को मजबूत होगी। यानी मंत्री ने इस परियोजना मेगा रोड परियोजना की शीघ्र घोषणा कर दी और एक बड़ा जनता के हित में काम किया जा रहा है। चारों तरफ जो है वाहवाही जो है कहीं ना कहीं मंत्री महोदय लूट रहे हैं और इस शीघ्र घोषणा और कार्यान्वयन से अपनी पार्टी और सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति मजबूत होगी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है केस स्टडी में। सुभाष भावी कार्रवाई को लेकर असमंजस में है, उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए वही नैतिक मुद्दे कि एक तरफ पुत्र का हित देखा जाए या फिर मंत्री का हित देखा जाए, यानी व्यक्तिगत बनाम सार्वजनिक हित। ठीक है, यानी एक तरफ अपने व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक हित को देखा जाए या फिर जो है सार्वजनिक संबंध जो मंत्री और सचिव के होते हैं उन सार्वजनिक संबंध हो, तो व्यक्तिगत संबंध बनाम सार्वजनिक संबंध। ठीक है, बेटे के हित को देखा जाए या फिर मंत्री के भतीजे के हित को देखा जाए। दूसरा नैतिकता है कि अपने पद से दगाबाजी की जाए, अपने जो कर्तव्य है उनके साथ जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया जाए या फिर ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निष्ठा के साथ नौकरी की जाए। तो भ्रष्टाचार बनाम कर्तव्य निष्ठा ये दूसरा मुद्दा आ जाएगा। भ्रष्टाचार बनाम कर्तव्य निष्ठा, भ्रष्टाचार बनाम कर्तव्य निष्ठा। पहला मुद्दा क्या था? व्यक्तिगत संबंध
बनाम सार्वजनिक राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक संबंध बनाम सार्वजनिक संबंध। मंत्री के भतीजे की बात माने या अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाए, क्या करें? दूसरा, अपने पद के साथ, अपने पद की नैतिकता के साथ बेईमानी करें या फिर ईमानदारी से अपने काम को करें। यानी कर्तव्य निष्ठा इंपॉर्टेंट है या फिर पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसमें नैतिकता और क्या हो सकती है? इस नैतिकता जो है, नैतिकता ये हो सकती है कि बेटा जो है वो व्यवसायिक कंपनी चलाता है, तो व्यवसायिक नैतिकता जो है इसमें क्या बेटे की मदद करना उचित रहेगा? तो व्यवसायिक नैतिकता, व्यवसायिक व्यवसायिक नैतिकता, ये एक मुद्दा और आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से आप ये तीनों मुद्दों को लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ठोस मुद्दा है एक लोक सेवक की कर्तव्य निष्ठा, एक लोक सेवक का कर्तव्य परायण। एक लोक सेवक जो शपथ लेता है वह क्या ईमानदारी पूर्वक उस प्रोजेक्ट को संचालित करेगा या मंत्रियों के दबाव के कारण काम करेगा। चौथा, एक और मुद्दा इसमें लिख सकते हैं कि अनामिका अनामिका और तटस्थता, अनामिका बनाम तटस्थता, मतलब अनामिका और तटस्थता का जो सिद्धांत होता है वर्सेस लोक सेवक, लोक सेवक लोक सेवक की ईमानदारी, लोक सेवक की ईमानदारी। यानी यहां पर दो सिद्धांत काम चलते हैं। अनामिकता, एनोनिमिटी का मतलब होता है, अनामिकता का मतलब होता है पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना। जनता के सामने मंत्री आएगा, लोक सेवक होगा, वो पर्दे के पीछे। तटस्थता का मतलब राजनीतिक हो हल्ले के बीच में वो न्यूट्रल रहकर काम करेगा। तो क्या वह तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, या फिर मंत्री के भतीजे को बहुत सारी बातें बता दे, या मंत्री के कहने पर वह अपनी तटस्थता के साथ समझौता कर ले? तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आ गया है और वो मुद्दा है तटस्थता। तटस्थता का मुद्दा है अनामिकता, अनामिकता का मुद्दा है एनोनिमिटी का मुद्दा है। इन मुद्दों के साथ क्या समझौता कर ले, के साथ समझौता कर ले, क्या इन मुद्दों के साथ समझौता करे, क्या वो इन मुद्दों के साथ समझौता करे, या फिर नौकरी ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी नौकरी करे? तो ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ नौकरी करे, या तटस्थता, अनामिकता के जो सिद्धांत हैं या तो ये इनका पालन करे या इनके साथ समझौता कर ले। तो एक ये मुद्दा आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको लिखना है। भाई तटस्थता का मतलब क्या है? राजनीतिक हो हल्ले से दूर, न्यूट्रल होकर काम करना, और जो उचित और निष्पक्ष सलाह है वो मंत्री महोदय को देना। अनामिकता का मतलब क्या है? पर्दे के पीछे काम करना। तो आप मंत्री महोदय को उतनी ही सलाह दोगे जो निष्पक्षता से है। मंत्री महोदय का आपने ज्यादा फेवर किया तो आपने इन सिद्धांतों का उल्लंघन किया, ये भी तो नैतिकता है। आइए अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगला मुद्दा क्या कहा जा रहा है? अगला मुद्दा है कि उपयुक्त स्थिति में सुभाष के पास विकल्पों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वही बात, यानी वही बात कि सुभाष यदि बेटे को लाभ देगा तो यहां पर जो कर्तव्य निष्ठा है और जो ईमानदारी है वो दूषित हो जाएगी। यदि मंत्री के भतीजे को सहायता देगा तो ऐसे में कर्तव्य परायणता और एक लोक सेवक की जो इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का जो मूल्य है, तो यहां पे सत्यनिष्ठा को याद रखना है। यहां पर सत्यनिष्ठा के बारे में लिखना है, यहां पर ईमानदारी के बारे में लिखना है, यहां पर सत्य, यहां पर कर्तव्य परायणता के बारे में लिखना है। कर्तव्य परायणता के बारे में क्या इनको वो देखेगा या फिर वो समझौता कर लेगा इन सिद्धांतों के साथ? आलोचना करेंगे। तो आलोचना जो है इसमें उपयुक्त स्थिति में सुभाष के पास जो उपलब्ध विकल्प है उसमें आलोचना, यानी बेटे की मदद नहीं करेगा। दूसरी वो आलोचना करेगा कि मंत्री के भतीजे की मदद नहीं करेगा। मंत्री का अतिरिक्त जो दबाव महसूस कर रहे हैं, इसमें लिखा है अतिरिक्त दबाव मंत्री का है, तो दबाव को
जो है वो अपने कर्तव्य परायणता सत्यनिष्ठा के आगे नहीं झुकेंगे। तीसरा जो है तटस्थता और अनामिकता का जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा, क्योंकि तटस्थता और अनामिकता के सिद्धांतों से समझौता किया तो भ्रष्टाचार वो अब दूर नहीं, यानी फिर वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाएगा। इनको आप आलोचना के रूप में लिखना है। और अगला है कि सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, तो सबसे उपयुक्त विकल्प यही है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता। और एक लोक सेवक होने के नाते आप जब आईएएस बनने जा रहे हो तो इससे अच्छा आंसर आपको नहीं लिखना, इससे अच्छा आंसर हो नहीं सकता है। आपको इनसे अच्छा जो है आंसर आपको नहीं लिखना है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है इससे अच्छा आंसर नहीं हो सकता है। ये सर्वश्रेष्ठ एक लोक सेवक जो आप बनने जा रहे हो उसके लिए ये सबसे बेस्ट आंसर आपको लिखना है, जो एक लोक सेवक के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता। क्या सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से समझौता नहीं होगा, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो बेटा हो। आपको याद हो एक फिल्म थी गंगा जल और एक फिल्म थी अपहरण। तो उसमें जो अपहरण था उसमें जो पत्रकार था उसका जो बेटा था, यानी क्या नाम था उसका, अजय देवगन। तो अजय देवगन दरोगा बनना चाहता था और वो मंत्री उसके लाल बत्ती की गाड़ी से अजय देवगन के घर तक आए थे। दिनकर पांडे उनका नाम था मंत्री जी का। तो वो मंत्री जी अपने हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए, बस वो ये चाह रहे थे कि अजय देवगन के पिताजी से, जो उस समय पत्रकार थे, कि गुरुजी ये खबर जो है जनता के बीच में नहीं आनी चाहिए, बस सुबह तक आप जो है शांत हो जाओ, बाकी आपके बेटे की नौकरी मेरे जेब में है, ये अपॉइंटमेंट। लेकिन उस फिल्म में जो दिखाया गया कि उसके बाप ने समझौता नहीं किया, अजय देवगन के पिता ने समझौता नहीं किया, भले ही आगे जाके अजय देवगन को अपराध की ओर जाना पड़ा। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे गंगा जल जो फिल्म थी उसमें भी अजय देवगन था। तो अजय देवगन जो है उसका ट्रांसफर हो गया, उनके उसकी पत्नी के ऊपर एसिड का अटैक करने का भी प्रयास किया, लेकिन उसने अपनी सत्यनिष्ठा ईमानदारी से समझौता नहीं किया। ठीक इसी प्रकार वो जो एक फिल्म थी जिसका नाम था सूल, मनोज वाजपेयी की, तो उसमें जो है पूरा परिवार तबाह हो गया। और उसमें जो क्या कहते हैं, राणे जी सिंधे, बहुत अच्छा एक्टर था, महाराष्ट्र का, वो जो है उस विलेन ने पूरी कोशिश की कि ये दरोगा जो है वो मेरा एक प्रकार से जैसे कहें, जैसे सब अधिकारी मेरे बात मानते हैं ऐसे ही मेरा पालतू बन जाए ये दरोगा। लेकिन पत्नी मर गई, बच्ची जो है बच्ची वो मर गई और उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन उस दरोगा ने समझौता नहीं किया। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता ये हमें फिल्मों से भी कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल सकती हैं। आप देखिए दीवार फिल्म में एक तरफ अमिताभ बच्चन था, दूसरी तरफ शशि कपूर था। तो जब दोनों को कहा कि भाई ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है, इस पुल के नीचे मिलना चाहिए, जब सब पुल टूट गए हैं, तो उसमें वो ये कहता है, जो शशि कपूर है जो दरोगा था, वो ये कहता है अपने भाई अमिताभ बच्चन से कि भाई आप ये रास्ता छोड़ दो। तब अमिताभ बच्चन ये कहता है कि भाई मैं जो है वो तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और कर लो और यहाँ पर तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो नैतिक दुविधा में था, डायलेमा में था। तो उसको वो शिक्षा एक किसी गुरुजी से मिली, जिसमें एक लड़का ब्रेड को चुराते हुए भाग रहा था तो उसको पैर में गोली मार दी। जब वो उसके घर गया दरोगा यानी शशि कपूर, तो उसकी माँ ने जब उसको बहुत ज्यादा डांटा फटकारा, तब जाके ये बोध होता है, एक इंट्यूशन होता है शशि कपूर को कि चाहे मेरा भाई हो या कोई भी हो, मैं अपने कर्तव्य और कर्तव्य परायणता और अपनी सत्यनिष्ठा से मैं विचलित नहीं होगा। और फिर यही फिल्म में दिखाया गया। अब ऐसी कितने उदाहरण हैं जो भरे पड़े हैं। तो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता से ये सुभाष जो है इनको समझौता नहीं करना है। आज हमने इतने केस स्टडियों को अध्ययन किया और थोड़ा सा समय लंबा जो है लग जाता है। इसके बाद कल हम लोग बाकी की केस स्टडी को फिर से अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चंस का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि
केस स्टडी के क्वेश्चन आपके सामने हैं, बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, बशर्ते आप नैतिक दुविधा को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसकी क्लास में नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। धन्यवाद।